spending will contribute to 60% of the spend. And new we do common agree lifestyle. that sustainability will continue to underpin whatever we do within the industry. Dr. Vanade, I cannot thank you enough for joining and taking the time out. Thank you, Neetu. Neetu. Thank you, Neetu. Thank you, sir. Durga Shankar Mishra ji, a big thank you to you. And I know we prayed all that you should recover from COVID-19 very soon. And because we know you are the only savior for our industry, you and Maua and Hardeep Singh Puri sir, entire your department of Maua and yourself and Hardeep Singh Puri sir, because we know कि हमने आपके ऊपर बहुत भार डाला हुआ है और आप इतने भार संभाल के भी आप हट्टे गट्टे हो. And we are very thankful to Almighty also, and seeing you so smiling and so fresh. Because वो कहते हैं ना कि जिसको कोविड-19 हो गया उसका मतलब ये है कि उसने सेल्फ वैक्सीनेट कर लिया, ताकि आप उस चीज में भी आप इसमें हमारे से आगे निकल गए और आप मजबूत और हट्टे कट्टे होकर आए हुए हैं. तो मैं चाहता हूं कि सर मेरे साथ पैनल में ऑलरेडी आपके साथ निरंजन हिरानंदानी जो हमारे प्रेसिडेंट है, जिसको आप जानते हो, एवर स्माइलिंग है, राजू तलवार सर है, और हमारे नए महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जिन्होंने मुझसे बैटन लिया और मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं, ये अशोक मोनानी सर है. तो आई वुड रिक्वेस्ट अशोक मोनानी टू वेलकम दुर्गा सर. ओवर टू यू अशोक सर. दुर्गा शंकर मिश्रा जी नमस्कार. राजीव जी, प्रवीण जैन जी भी है, निरंजन सर, मेरे प्रिय राजन भाई. Also with a strong encouragement from the government who are working closely with our committee members, the government is working hand in hand for the affordable housing policy as well as the unified DCR in Maharashtra. Recently, your finance minister announced किया about 43 CA. It has been a great booster. जितने भी flats purchases है 2 लाख के नीचे, उनके लिए बहुत ही अच्छे incentive है. With the new normal, new opportunities have emerged in fields like education, healthcare, logistics, infra, additional space of requirements with modifications to meet them. Co-living में Durga Shankar ji, we have got about 14 billion investment. Last year, 5 billion आया था in real estate, and this year we are expecting much more, probably 8 or 9 billion. आप लोग ने मतलब इतना हमारे लिए किया है. Of course, जैसे राजन भाई बोलते हैं कि दिल मांगे मोर, तो इंटरेस्ट रेट जो आपने कम किया है, वन टाइम रिस्ट्रक्शंस किया है, उस सब के लिए हम आपके लिए आभारी है. अंत में आई रियली वेलकम यू दुर्गा शंकर जी कि आप यहाँ पे आए, और आपके लिए 2 लाइन मैंने लिखा है. कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और आप वैसे ही हो हमारे लिए. थैंक यू सर. वेलकम वंस अगेन. थैंक यू अशोक. और आपने जो सर के लिए कहा, ये पसीने से जो नहाते हैं वो सिर्फ अपने इंडस्ट्री के लिए नहाते हैं. कि सर बोलते हैं ना, सोते जागते उठते सिर्फ इंडस्ट्री की तरक्की के बारे में सोचते हैं. सो वी आर वेरी ब्लेस्ड सर. थैंक यू वेरी मच. आई वुड रिक्वेस्ट राजू तलवार, बिकॉज वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ यू सर. तो क्या होता है कि हर एक को लगता है कि मैं भी 2 मिनट बात करूं. तो राजू तलवार सर. हाँ जी, नमस्कार दुर्गा जी, बिल्कुल, एंड वेलकम बैक फ्रॉम कोविड. हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं. हाँ, तो अब बिल्कुल आपसे अब कोविड प्रूफ होके मिलेंगे, और मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ दिवाली की और नए आने वाले वर्ष की. और सबसे पहले जो आपने आके काम किया है, मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ दुर्गा शंकर जी को. ये सिवाय काम के कुछ जानते ही नहीं है. ये परिश्रम से नहाते हैं और परिश्रम ही उससे कपड़े जो पहनते हैं वही लिबास रखते हैं. इनके कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं है. जो कहते हैं वो करते हैं. एंड ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि आईआईटी के एलुमनाई हैं. और साथ 2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. नंबर 1 कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल विस्टा का, 4 चांद लगे. आप मुझे मालूम है आप कितना इस पे काम कर रहे हैं. और दूसरी चीज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको, मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को,
आपके सहयोगी डॉक्टर पांडे को भी कि इतने कदम उठाए हैं कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो शेकअप किया ही है, बट आपके द्वारा जो गवर्नर रिजर्व बैंक ने किया है वो शायद कहना बड़ा मुश्किल होगा, उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। आप मानेंगे नहीं, मैं आपको इस वक्त सत्य कह रहा हूं कि 7.35% पे लोन मिला है। एक बैंक नहीं, स्टेट बैंक नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा से, HDFC से 7.5% और एक NBFC से 7.1%। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कहाँ पे मेहनत चल रही है कि वो दर भी कम हो। हाँ, कहाँ से कम हो और कैसे कम हो, तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। काइंडली यूज, मेरे ख्याल रिलायंस रिटेल, जियो, फार्मा के बाद बिल्कुल अशोक भाई ने सही कहा कि रियल एस्टेट, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, महुआ जो है, जितना FDI महुआ में आ रहा है वो शायद तीसरे नंबर पे होगा देश में। और एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है कि अगर हम लोग इन्वेस्टर्स को ये बताएं कि आपने सिर्फ 25% भाग लिया है अभी तक महुआ में, वो है जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल, जो 75% है वो आपके पास है। वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपने 1,12,00,000 घर जो बना रहे हैं आप अगले साल तक, वो एक इतनी बड़ी क्रांति होगी इस विश्व में, मेरे ख्याल सिर्फ चाइना के बाद। क्योंकि जिस व्यक्ति को पक्की छत मिल जाए वो कभी माइग्रेट नहीं बनता सा। और आप करीबन 1,00,000 घर बनते हैं SRA स्कीम्स में और विभिन्न प्रदेशों में, जहां पे लोगों को मुफ्त घर दिए गए हैं। और सबसे अधिक वैल्यू के घर हैं बॉम्बे में, जहां पे लोगों को मुफ्त घर देके 300 वर्ग फुट के करोड़पति बनाया गया है। मैं निरंजन भाई को कहूंगा, मोहनानी जी को कहूंगा, राजन भाई को कहूंगा कि जो महाराष्ट्र का जो एक उदाहरण है वो आपके सामने रखें, क्योंकि हमसे बढ़िया कोई भी व्यक्ति नहीं है आप जैसा जो कि सरकार के सामने पेश करे। और सर आखिरी बात कि GST, मेरे ख्याल हमने 2 वर्ष पूर्व आपके साथ हम लोग गए थे पांडे जी को, उन्होंने कहा था कि एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल अब इतना निवेश आ रहा है FDI से कि हम लोग GST विद ITC लीज बिल्डिंग्स पे भी करें, क्योंकि सबसे ज्यादा निवेश वहां आ रहा है। जरूर रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। और हमारे पास जो घर के भी है, अफोर्डेबल का आपने बिल्कुल सही रखा 1%, बट जो नॉर्मल घर बन रहे हैं उनमें वापस 12 लेके आइए, 6% उसमें लैंड की अबेटमेंट हो, 6% ITC अलाउड हो, तो आप इतना रेवेन्यू देंगे सरकार को कि आने वाले वक्त में हम लोग ही नहीं पूरा देश आपको सलाम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से अपनी तबीयत सफा करने से ठीक करें और हमें भी मौका दें कि हम भी कोविड फ्री नेगेटिव होके आपके सामने पेश आ सकें, बेशक मास्क पहन के। सर थैंक यू सर, थैंक यू राजीव जी। सर निरंजन जी हमारे प्रेसिडेंट है, आप जानते ही है, और वो स्टार है हमारे, तो आई वुड रिक्वेस्ट निरंजन सर। हमारे ऑल इंडिया स्टार। नमस्कार। मैं तो स्टार हूं, मैं मानता हूं मैं स्टार हूं, पर आप सुपरस्टार हैं। और हमारे रियल एस्टेट में आप जितना आपने मेहनत की है, प्रयत्न किए, पसीना निकाले हैं, जो इन्फ्लुएंस किया है, मेरे नाम से मैं एक कहना चाहता हूं कि दुर्गा शंकर प्रसाद जी और हमारे मिश्रा जी और हरदीप पुरी साहब ने एक हाउसिंग रेवोल्यूशन किया है। एक देश में एक क्रांति लाई है हाउसिंग सेक्टर में। तो आप प्रधानमंत्री को जरूर कहिए, और हम भी उनको प्रार्थना करेंगे कि वो डिक्लेयर करें कि जो भी हमने पद लिए अब तक और हम लेना चाहते हैं आगे और 2 साल के अंदर, उसको एक हाउसिंग रेवोल्यूशन बना दें। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन रहा है, वैसे ही हाउसिंग रेवोल्यूशन हो कि आपकी जो हाउसिंग फॉर ऑल है हर क्षेत्र में वो जरूर हो जाए। और इसलिए पहले हमारी तरफ से भी प्रार्थना है कि आप एकदम हेल्थफुल फुर्ती से वापस आ जाए,
कि हमारे साथ लीडरशिप कंटिन्यू कर दें कि ये क्षेत्र को कैसे आगे ले जाए। इतनी बातें कही है, लेकिन दो बातें और जो करना है हमें, वो आपका जो रेंटल हाउसिंग का जो पॉलिसी है वो भी हमें सक्सेस करना है। नरेटको आपके साथ है, हमारे सब मेंबर्स आपके साथ जुड़े हैं कि ये करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, रेंटल पॉलिसी के लिए। और उसको जो बजट पे है हमें 2-3 पॉइंटें लाने हैं जो हम रेंटल हाउसिंग को भी उस पद पे लेके आए जो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग में आपने शुरुआत की और आगे बन रही है। तो हमारी प्रार्थना आपके साथ है और हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। नॉट ओनली ये, कुछ भी आप काम दें तो नरेटको और हम पर्सनली आपके साथ रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपने जो लीडरशिप दिखाई है मेरे अंदाज से मैंने पहले कभी ऐसे देखा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जो रहे हैं। हम आशीर्वाद देते हैं हमारे इंडस्ट्री को, और जितना भी आप लीडरशिप लें ये क्रांति को चलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू निरंजन सर, थैंक यू। मिश्रा जी, आपने मुझे कहा था कि नवंबर में कश्मीर में अपन रियल एस्टेट इन्वेस्टर समिट करें। मैं माफी चाहता हूं कि नवंबर में अपन कश्मीर में नहीं कर पाए, लेकिन हमने कोशिश की कि कश्मीर से डेवलपर जुड़े हैं इस रियल एस्टेट इन्वेस्टर समिट में, और हमने कहा था कि नवंबर में करेंगे। तो हमने ये सोचा कि ऑनलाइन, जो आपको हमने शब्द दिया था तो हम कहा कि ये ऑनलाइन करेंगे। तो सर ये आपके पास प्लेटफॉर्म है और सारे इन्वेस्टर से अक्रॉस द ग्लोब सारे लोग सुन रहे हैं। ओवर टू यू मिश्रा जी, सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं सर। थैंक यू। धन्यवाद राजन जी, निरंजन जी, राजीव जी, अशोक जी, और जो तमाम सारे हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आज इस 5वें रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर समिट 2020 में लोग जुड़े हुए हैं। आप सबको मेरा नमस्कार है और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। आज मैं ये कॉन्फ्रेंस घर से ज्वाइन कर रहा हूं बिकॉज पिछले 14 दिनों से मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट था। मुझे पता चला कि राजीव जी भी इसी चपेट में है, लेकिन अब मैं लगभग बाहर निकल चुका हूं। फॉर्चुनेटली इट वाज नॉन इवेंटफुल, इट वाज कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक था। थोड़ा बुखार वगैरह जरूर आया, लेकिन अब बुखार से मैं बाहर निकल चुका हूं और मैं समझता हूं कि थोड़े दिन और लगेंगे मुझे रिकूपरेट करने में। उसके बाद मैं वापस अपने कार्यालय में वैसे ही पहुंच जाऊंगा जैसे इसके पहले था। भगवान की बड़ी कृपा है और मैं समझता हूं कि अपने सारे साथियों की शुभकामनाएं भी हैं। मैं अशोक जी को, राजन जी, आपने तो अपना बैटन एक शायर को दे दिया है, तो मैं उनको पहले तो शायर साहब को मैं उनको स्वागत करना चाहूंगा इस नए जिम्मेदारी के लिए। और मैं समझता हूं कि जैसे आप हमेशा लगे रहते थे इसको, रियल एस्टेट को आगे बढ़ाने में, अशोक जी को भी आप मदद करेंगे और आप सब लोग, राजीव जी, निरंजन जी, सारे लोग मिलकर के उसी तरीके से पूरा इस काम में लगे रहेंगे। हाँ, मैं पसीना केवल रियल एस्टेट के लिए नहीं है। अगर आप नजदीक से आके देखेंगे तो मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, और एज ए सिविल सर्वेंट मेरा कमिटमेंट देश के प्रति है और देश की हर व्यवस्था के प्रति है। जैसा कि राजीव जी ने कहा, राजीव जी ने मुझे एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी पहले बार होम मिनिस्ट्री में देखा था जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर था, और शायद उनको परिवर्तन ही नजर आया होगा जो जिस लगन के साथ में उस अपने कार्य को देख रहा था, जो आज आप पूरे दुनिया भर में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं फॉरेन उसमें जो है, तो जो देखते हैं वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इनफैक्ट मैं जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हुआ करता था बरेली में, तब से लेके अब तक मुझे कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। मुझे लगता है कि जितना ज्यादा अपने देश के लिए कर सकूं, जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकूं देश के हित में, वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने पता नहीं किस प्रेरणा से, किस शक्ति से मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, और रियल एस्टेट भी उसी का एक पार्ट है। तो मैं इसको हर एक कार्य को अपना सौभाग्य समझते हुए अपना उस कार्य को उसी तरीके से करता हूँ, और आप सबकी शुभकामनाएं हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है, मैं ये एक बहुत बड़ा संगम, आपने ये नरेटको का तो अपने आप में पूरे देश भर में स्थान है ही, जो कि अभी राजन जी ने बताया, और साथ में आपने एशिया पैसिफिक रियल एस्टेट एसोसिएशन को भी जोड़ रखा है। इसमें दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं, और क्योंकि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
पिछले 6 साढ़े 6 साल में जिस प्रकार का परिवर्तन लाया है, अभूतपूर्व परिवर्तन। मतलब मैं तो इतने साल की मेरे ये 37th ईयर्स ऑफ माई सिविल सर्विस है, और इस प्रकार का परिवर्तन का युग मैंने नहीं देखा, जो कि लगातार हर एक सेक्टर में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं और देश हमेशा एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा, और रियल एस्टेट भी उसी का पार्ट है। और इसीलिए जो आपने महसूस किया कि ये सारा सारा हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था, आज से 6 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि सबके लिए आवास का एक संकल्प लिया जाएगा इस देश के बाद, और वो भी 7 साल में पूरा करने के लिए। मैं नहीं समझता हूं कि किसी में इतनी ज्यादा ये सोचने की क्षमता थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और आज वो होता हुआ नजर आ रहा है। और होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हमने जो पूरी आवश्यकताएं देखी वो करीब 1,12,00,000 शुरुआत में प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हमारे 1 करोड़ के थे, बाद में बढ़ के 1,12,00,000 हुए, और आज हम 1,09,00,000 के आसपास स्वीकृत कर चुके हैं, और करीब 68 लाख को हम ग्राउंड करके काम कर रहे हैं। करीब 35-36 लाख हम लोग पूरा करके लोगों को दे चुके हैं। और इतनी तेजी से आपने देखा होगा, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी हाल में जो लेटेस्ट घोषणाएं की, जो आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने घोषणाएं की, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आपने ध्यान दिया होगा, 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए एक उन्होंने घोषणा की, जिससे कि 12 लाख मकान हम लोग और शुरू कर सके और करीब 18 लाख मकान हम लोग पूरा कर सके। और इस तेजी से ये काम चल रहे हैं। मैं तो इसके लिए बधाई देता हूं हम अपने सारे के सारे राज्यों को, सारे हमारे केंद्र शासित राज्यों को, सारे शहरों को, क्योंकि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई विचारधारा लाई 2014 के बाद, ये हम लोग देश में ये केंद्र का जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये टीम इंडिया है। उन्होंने एक नया चीज कहा कि टीम इंडिया, ये देश की टीम है। जैसे हमारी क्रिकेट ग्राउंड पे हमारी टीम खेलने जाती है, तो ऐसा नहीं कि उसमें सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं तो विराट कोहली खेल रहे हैं, तो अब कोई दिल्ली वाले तो कोई रांची वाले धोनी खेल रहे हैं, बल्कि वो टीम इंडिया खेल रही है, पूरा देश एक साथ खेलता है। ऐसे ही हमारे टीम इंडिया में, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे वो लोकल नीचे लेवल पे वो हो, या अन्य कोई भी तमाम सारे पब्लिक प्राइवेट हर एक अंग, सब मिलकर के इस टीम इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सपना देखा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन यह संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उन्होंने देखा कि 2024-25 तक हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेंगे। उन्होंने सपना देखा कि हम इसे 2030 तक हम इसको जो है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाएंगे, दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लेके उभरेंगे। और ये संभव होता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी टीम इंडिया इसमें जुड़ी हुई है। आपने अभी राजन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नवंबर के महीने में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में, अभी आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर जब 2 यूनियन टेरिटरीज हो गए, एक JNK यूटी हो गया, एक लद्दाख का यूटी हो गया, वहां पे हमारे देश के कानून लागू नहीं थे। आज वहां पे हमारे देश के तमाम सारे कानून लागू हो गए, इंक्लूडिंग रेरा। और आपको आश्चर्य होगा कि शुरुआत में ही JNK में रेरा का रूल्स वहां बन गया, रेरा की अथॉरिटी वहां बन गई, लद्दाख में बन गई। मैंने इसलिए राजन जी से रिक्वेस्ट किया था कि क्यों नहीं हम लोग एक वहां पे कॉन्फ्रेंस करें, वहां पे लोगों का स्ट्रेंथ बिल्डिंग करें, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि कैसे वहां पे भी रियल एस्टेट में काफी सारी संभावनाएं हैं, काफी कुछ हो सकता है, और वो करने के लिए हमारा रियल एस्टेट क्या कर सकता है। और मैं दोबारा फिर से राजन जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये हम कर रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे हैं, हिंदुस्तान भर से लोग जुड़े हैं, दुनिया भर से लोग जुड़े हैं, और वहां पे JNK से भी आपने बताया कि लोग जुड़े हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि फिर भी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस वहां पे करेंगे, चल करके JNK में करेंगे, चाहे हम गुलमर्ग में करें, चाहे हम श्रीनगर में करें, चाहे हम जम्मू में करें, जगह हम तय करेंगे, राज्य सरकार को कहेंगे राज्य सरकार कहां से करेगी, लेकिन एक रियल एस्टेट पूरी एक सुदृढ़ व्यवस्था के तौर पे वहां पे हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस कॉन्फ्रेंस से लोगों को जोड़ेंगे कि कैसे रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा ग्रोथ इनिशिएटर है, बहुत बड़ा ग्रोथ इनिशिएटर है। आज हिंदुस्तान के टोटल जो 2018-19 में GDP का लगभग 7% हमारे ग्रोथ इसी रियल एस्टेट से आ रहा था। आगे बढ़कर के 13-14%, 15% तक इसका जो प्रोजेक्शन है कि 15% तक ये हमारा, और ऑलमोस्ट लाइक 1/7
टोटल जीडीपी का पार्ट रियल एस्टेट से आएगा। आपको ये हमारा पीछे जो 2016-17 के आंकड़े हैं हमारे पास, कि लगभग 4 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे थे रियल एस्टेट में। आज हमारे पास आंकड़े बताते हैं कि लगभग 5.5 करोड़ लोग इसमें लगे हैं। तो न केवल ये ग्रोथ इनिशिएटर है, न केवल ये ग्रोथ आगे बढ़ाता है, बल्कि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, जो कि इस देश की बहुत जरूरत है। इस देश में इतनी बड़ी यूथ है, इतनी बड़ी संख्या में यूथ है, उस यूथ को जॉब देने के लिए रियल एस्टेट का बहुत बड़ा रोल। जितना भी ये सेक्टर आगे बढ़ेगा, उस सेक्टर से देश के बढ़ोतरी में और आगे, क्योंकि ये तो एक तरीके से वर्चुअस साइकिल बनता है, और वर्चुअस साइकिल से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से हमारे ग्रोथ पर ग्रोथ और ग्रोथ पे ग्रोथ होता रहता है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा फायदे की चीज है। इनफैक्ट स्किल्स में जो हमारी जो रियल एस्टेट की स्किल है, और मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा, नेरेटको को धन्यवाद दूंगा, क्रेडाई को धन्यवाद दूंगा। दोनों हमारी जो सिर्फ संस्थाएं हैं रियल एस्टेट की, दोनों संस्थाओं ने स्पॉन्सर किया है हमारे स्किल डेवलपमेंट के बारे में अपने तमाम सारे मेंबर्स के माध्यम से, जिससे कि यूथ में हम लोग उनको स्किल कर सके। और न केवल अपने देश की आवश्यकता, हमारे देश में केवल रियल एस्टेट का अगर अनुमान आप करें तो लगभग 80 से 90 करोड़ स्क्वायर मीटर हमारा कंस्ट्रक्शन हर साल का होता है, जो कि एक शिकागो से बड़ा है। एक पूरा शिकागो हिंदुस्तान हर साल बना लेता है। और जहां इतने बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, हम लोगों को अगर स्किलिंग करें तो हम न केवल इसके स्किल करके अपने यूथ को देश में उपयोग करेंगे, बल्कि हम उन्हें अपने विदेशों में भी जो जरूरत है उसको पूरा करें। यहां से हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे मेजन वर्कर हो, जो अलग अलग किस्म के जो तमाम सारी स्किल्स की, चाहे वो उसकी जो आपकी क्लैडिंग करनी हो, बहुत सारी जो इतनी सारी रिक्वायरमेंट है। इसमें ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अकेली नहीं, बल्कि एक साथ लगभग 250 से 300 इंडस्ट्री को साथ लेके चलती है। इससे लोहा लक्कड़ से लेकर के मटेरियल से लेकर के ट्रांसपोर्ट से लेकर कितनी सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स, कितने सारे लोग इस रियल एस्टेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने आपको इसमें अदा करना है। ये एक वक्त आया, अभी कोविड का वक्त आया मार्च के महीने से, और मार्च के महीने से लगातार सारी की सारी अर्थव्यवस्था, कुछ एक 3-4 महीने के लिए तो लॉकडाउन था, सारी अर्थव्यवस्था एक तरीके से ठप पड़ गई थी, सारा का सारा चीज बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद जब अनलॉकडाउन चालू हुआ, तो मैं समझता हूं कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर ने भी धीरे धीरे अपने आप को खोलना चालू किया। और आज नतीजा यह है कि आज मुझे जानकर खुशी हुई, हमने जो पीछे रिपोर्ट आपकी देखी है कि महाराष्ट्र में पिछले महीने की सेल पिछले कोविड के पहले वाले वक्त से कहीं ज्यादा हुई। कुछ लोग ये कहेंगे कि इसका वजह महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी घटाई गई, इसकी वजह से, बिल्कुल उसका बहुत बड़ा कारण है वो। लेकिन उसके साथ ही साथ इतने सारे तमाम सारे मेजर्स रियल एस्टेट सेक्टर में लिए गए, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया है, उस सबका भी नतीजा है। महाराष्ट्र के बाद हम लोगों ने पूरे सारे देश से रिक्वेस्ट किया, कर्नाटका ने भी अपना स्टैम्प ड्यूटी में घटा दिया। आज हमने पूरे देश के हर राज्यों से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्टैम्प ड्यूटी को घटाएं, जिससे कि ओवरऑल उसका एक्स्ट्रा उनकी इनकम जनरेट हो। जितनी ज्यादा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी। ये हमने सारे राज्यों से भी रिक्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूं कि इतने सारे मेजर्स लिए गए, जैसे भी हाल में ही माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया कि ये बहुत दिनों से आप लोग मुझसे काफी डिमांड करते थे, पहले 5% हुआ करता था, 5% से बढ़ा करके 10% किया गया, कि अगर डिफरेंस बिटवीन जो आपका जो मार्केट रेट है और वहां का जो सर्कल रेट है, दोनों के बीच में 10% तक डिफरेंस हो तो इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अब जो अनाउंस किया गया उसको बढ़ा करके 20% किया गया, बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं समझता हूं इसका लाभ अगर हमारे लोग लेंगे, अगर हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लोग इसका लाभ लेंगे, तो काफी सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री, बहुत सारी क्योंकि देखिए हर एक चीज कॉस्ट एंड बेनिफिट है, आपको आगे बढ़ना है। जो हमारे पास है उसको हम कैसे उसका बेस्ट निकाल सके। जब एक बार वो सर्कुलेशन में आ जाएगा तो उसका अपने आप वैल्यू निकलेगा, उससे बहुत सारी इकोनॉमिक वैल्यू निकल करके आएगी। तो कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, ये जो अभी बहुत बड़ा एक मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो तमाम सारे परिवर्तन हो रहे हैं और इसको अनाउंस किया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने हाल में अनाउंस किया, उसका लाभ हर एक को लेना चाहिए। आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी जो रीस्ट्रक्चरिंग करने के बारे में, कामत कमेटी की रिपोर्ट में जो 26 इंडस्ट्री ली गई उसमें से एक इंडस्ट्री हमारी ये भी इंडस्ट्री है, और इसको प्रोजेक्ट वाइज रीस्ट्रक्चर करने के लिए मौका दिया गया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की थी, स्वामी
जो फंड क्रिएट किए गए, बहुत काफी, एक आपको ख्याल होगा कि मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जो कि हमने पूरे एनसीआर के बारे में, जिसमें तमाम सारे, राजीव जी भी इसमें आए थे, बहुत सारे लोग, इंडस्ट्री के लोग आए थे, सबको सुनने के बाद एक रिपोर्ट हमने तैयार की थी एनसीआर के बारे में। और उसके बाद ये देखिए कि एक स्वामी का फंड क्रिएट हुआ, और स्वामी फंड से आज की डेट में लगभग 87,000 होम बायर्स के लिए लगभग 135 परियोजनाएं अप्रूव की जा चुकी, इसमें 13,000 करोड़ से ज्यादा के कमिटमेंट दिए जा चुके। यानी इतने सारे हर एक वक्त पे, और यही नहीं बल्कि मेरी लगातार सेक्रेटरी डीए से बात होती रहती है, उनके स्तर पर इसका रिव्यू होता रहता है, कैसे कौन क्या कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, क्योंकि चीजें संभव कराने में, उसको एक मूर्त रूप देने में बहुत वक्त लगता है, और उसके लिए पूरा का पूरा ये सरकार का कमिटमेंट बताता है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट बताता है कि हमको देश को आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जो है, जो हम अपने आप के ऊपर स्वयं निर्भर होके, और हम न केवल अपने यहाँ के लिए करें बल्कि हम बाहर वालों के लिए भी करें। जो पीछे उन्होंने अपने संबोधन, जो पीछे 15 अगस्त को संबोधन में कहा था, नॉट ओनली वोकल फॉर लोकल बट लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल तब आप करेंगे जब आप अपने आप को सक्षम होंगे। जो एक टेक्नोलॉजी को लेकर के एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया गया, इतनी सारी अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, मैं समझता हूं बहुत जल्दी ये भी कार्य हमारे शुरू होने जा रहे हैं, लगभग इस स्तर पे पहुंच चुके हैं कि उसके कार्य शुरू होने जा रहे हैं। एक नई टेक्नोलॉजी आएगी। आज देश में हमारे जो आशा जो बने, अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स बने 6 जगह पे, उसके माध्यम से नए नए मटेरियल्स निकल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी निकल रही। तो हम एक दुनिया की टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के लिए अपने खिड़की दरवाजे खोल रखे हमने, और वो लाके उसे हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम बहुत तेजी से इस काम को कर सके। आज हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज सीबी रोडी, मैं कहूंगा कि आप जाकर के देखिए, काम हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पे जाकर के देखे, अफ्रीका एवेन्यू पे सीबी रोडी ये काम कर रही है, जहाँ पे हमारे विस्टा में तमाम सारे जो हटमेट्स है वो वहां पे शिफ्ट होंगे। आप जाके देखिए कैसी टेक्नोलॉजी, वहां पानी का प्रयोग नहीं हो रहा है, सारे के सारे नट बोल्ट के माध्यम से कर रहे हैं, और उसका स्ट्रक्चर जो है 200, 250, 300 साल तक ऐसी तैसे बना रहे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी आज देश में लाने के लिए जो नए काम हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व चीज है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, नरेटको को भी और क्रेडाई को भी, कि आप दोनों ने मिलकर के एक टेक्नोलॉजी, मैंने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया कॉन्फ्रेंस करने की बात की। पहली कॉन्फ्रेंस हमारी 2019 में हुई, अगली कॉन्फ्रेंस हम 2022 के पहले करेंगे, और आप दोनों को, क्रेडाई को भी और नरेटको को भी, दोनों मिलकर के करेंगे, जिससे कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है जिसको लोगों को जानकारी है, उसको कैसे हम उसको परकुलेट कर सकते, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम लोग रिसोर्स एफिशिएंट, कैसे हम लोग पानी बचा सके, कैसे हम लोग जो पोल्यूशन कम कर सके, कैसे हम लोग जो एयर का जो पोल्यूशन होता है उसको हम लोग कम कर सके, कैसे हम लोग जो लोगों के लिए फास्ट कंस्ट्रक्शन कर सके। ये जो तमाम सारी चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर हमको सोचने की बात है। इसी के तहत हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हमारा जो आगे एक बार ये शुरू होता है हमारा ग्लोबल चैलेंज, और ग्लोबल चैलेंज का जो काम शुरू होने के बाद जो खत्म होगा, उसके साथ ही साथ हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इसको करेंगे, और उसमें दुनिया भर से लोगों को बुलाएंगे, बुला करके उनको शोकेस करेंगे कि आज हिंदुस्तान दुनिया को क्या दे सकता है। हम उनसे सीखेंगे कि वो उनके पास क्या है जो कि हम लोग लेकर के उसको हिंदुस्तान का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक इमर्जिंग कंट्री के रूप में, एक उभरता हुआ देश, जो कि अब 75 साल मनाने जा रहा है 2022 में, और जब हम लोग 2047 में अपना 100 साल मनाएंगे, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री होंगे, जैसे तमाम सारे डेवलप कंट्रीज के बारे में आप सुनते हैं, उससे बराबर, उसके जैसे, उनसे भी कहीं आगे हम लोग उस स्थान पे पहुंचेंगे जो कि भारत का स्थान है। एक ऐसा कालखंड था पीछे का हमारा, कुछ दशकों का, कुछ 100 सालों का, जिसमें हम लोग गुलामी की हालत में रहे, और हम भूल गए कि हम लोग क्या थे, हम लोग भूल गए कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी थी। आज आप जाकर के देखिए, मैं तो कभी कभी इस मंत्रालय में जब मैं सेक्रेटरी हूं, और अब मैं जैसे रामेश्वरम का मंदिर जाकर देखता हूं, मीनाक्षी मंदिर को जब मैं देखता हूं, कभी खजुराहो को जाकर देखता हूं, मैं सोचता हूं यार हमारे देश में इतनी क्या टेक्नोलॉजी थी, इतने सालों पहले लोगों ने बनाया, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर। आप रामेश्वरम में सैकड़ों मीटर की गैलरी है विदाउट एनी सपोर्ट, कैसे लोगों ने बनाया।
यानी टेक्नोलॉजी तो थी हमारे पास, तभी हमने इसको बनाया। हम पहले उसको प्लान भी किया और उसको हमने मूर्त रूप भी दिया, और आज वो सैकड़ों सालों से वैसे वैसे के जैसे पड़ी हुई है। तो हमारे देश में हमारी विद्वता की कमी नहीं है, न हमारे इस रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम केवल अपने आप को जो भूल गए इतने सालों में, कुछ 400-600 साल हमारे एक ऐसे आ गए जिसमें एक तरीके से हमने अपने को भूल गए कि हम ये भी थे, हम ये भी कर सकते थे। हम वहां के आगे न बढ़ करके पीछे चले गए, और हमें लगा कि जैसे कि जो कुछ भी चीजें बाहर होती है वही अच्छी है, हमारे पास खुद की बहुत कुछ चीजें नहीं है। और आज ये बहुत अच्छी बात है, आज जो हमारा यूथ है, आज हमारा जो जैसे मेक इन इंडिया की बात हो रही है, चाहे वो हमारी स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, आज जो इतने सारे स्टार्टअप निकल रहे, इतनी नई नई चीजें निकल रही है, मैं तो देख करके दंग रहता हूं। जैसे मैं स्वच्छ भारत मिशन का कार्य देखता हूं, और स्वच्छ भारत मिशन में इतने नई नई चीजें निकल गई जो आप सोच नहीं सकते। वो कहां से निकली? क्योंकि ये हमारे लोगों में वो ज्ञान है। ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में जो हमारा आशा की चीजें जो निकलेंगी, वो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी। मुझे तो इस बात का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये देश जिस पथ पर अब निकल चुका है, जिस पथ पर, जिस रास्ते को पकड़ चुका है, मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं बल्कि हर जगह हमारे लिए ग्रोथ ही ग्रोथ की संभावना है। मैं एक आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो एक नई चीज आपने भी और क्रेडाई ने शुरुआत की, वो आपने की कोविड के दौरान। तो कोविड के दौरान भारत सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको जानकारी है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपकी तारीफ करूंगा जिसकी शुरुआत नींव रखी थी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस के दौरान। मुझे ख्याल है राजन, और अब मुझे तो ध्यान नहीं है और कौन कौन से लोग आए थे, शायद राजीव भी आए थे उसमें। कुछ 4-6 लोग मेरे पास आए और अगर कुछ आइडिया दिया कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा काम करें तो इससे कि हमको बड़ा फायदा होगा। एंड आई वाज एक्साइटेड, यस, व्हाट ए ब्यूटीफुल आइडिया टू हैव अमेज़न ऑफ द रियल एस्टेट। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उस चीज को मूर्त रूप दिया, क्रेडाई ने भी उसको मूर्त रूप दिया। आप दोनों ने मिलकर के ऐसा कुछ तैयार किया है जिससे कि जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है, अगर मैं भारत सरकार का सेक्रेटरी भी हूं और मैं ये सोचूं कि मुझे लखनऊ में बसना है रिटायरमेंट के बाद और लखनऊ में मुझे मकान खरीदना है, ये अपने आप में इतना बड़ा चुनौती है कि एक बार 2 बार प्रयास करने के बाद कहते हैं छोड़ो यार कोई बात नहीं, 5 साल के बाद कर लेंगे, 6 साल के बाद कर लेंगे, जब वहां जाना होगा तब कर लेंगे, हमें क्या करना है, हमारे पास पैसा है, क्योंकि हम रिटायर होंगे तो हमारे पास इतनी सरप्लस मनी होगी, हमारे पास जरूरत भी है क्योंकि मुझे वहां पे बसना भी है, मैं चाहता हूं कि वहां बसूं, अपने लोगों के बीच में बसूं, हमारी जरूरत भी है, हमारी डिमांड भी है और हमारे पास पैसा भी है। लेकिन इतने धक्के खाने पड़ते हैं, पहले करना पड़ता है, पता करो कि कौन कौन से अच्छे वहां पे बिल्डर हैं जिनका अच्छी क्वालिटी का मकान होगा, कहां पे मकान होगा, ऐसी क्या जगह, चूंकि मुझे रिटायरमेंट के बाद जाना है तो मुझे तो मेडिकल फैसिलिटी भी पास में होनी चाहिए, पास में हमें चूंकि बच्चों से भी मिलने जाना होगा तो एयरपोर्ट वगैरह भी साथ में होना चाहिए। अब इतने सारे कंडीशंस कौन पता करेगा, और पता करने के बाद हम कितने बार जाएंगे, कितने बार जाके देखेंगे कि वास्तव में वो हमारी जरूरत है कि नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार जाके कहते छोड़ो गोली मारो, हम अपना यहाँ पे किराए के मकान में रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन आपने एक बड़ा कमाल का काम किया और मैं समझता हूं कि राजन उसके ऊपर काम कर रहे हो, और मैं अशोक जी से भी कहूंगा कि उसके ऊपर और गहराई में जाकर के काम दीजिए, करिए, लोगों को फीडबैक लीजिए। ये जमाना आ गया है ई कॉमर्स का। अब हमारे बच्चे जो है, हम लोग तो जाते थे दुकान में माल खरीदने के लिए जाते थे और अभी भी जाते हैं, जब तक हम सब्जी खुद अपने हाथ से उसको 2 बार छू करके देख नहीं लेते हैं तब तक हमें मन नहीं लगता कि वो सब्जी इतनी अच्छी है कि नहीं है, या कपड़े को टच करके उसके फैब्रिक को समझ नहीं लेते, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा बेटा तो कभी नहीं जाता है, मेरा बेटा खुद एक आर्किटेक्ट है, वो अपना यही बैठे बैठे सब कुछ चीजें ई कॉमर्स से, उसको ये हमारे लिए कंप्यूटर का भी कोई चीज चाहिए वो भी मंगा लेता है, अपने लिए कपड़ा चाहिए वो भी मंगा लेता है, खाने पीने की चीजें वो भी मंगा लेता है, हर चीज वो घर पर बैठे बैठे मंगा लेता है। अगर दुनिया की हर चीज कर सकता है तो हमारा रियल एस्टेट को क्यों नहीं कर सकता? ये फैसिलिटी आपने जो तैयार की है, और मैं राजन जी आपसे कहूंगा कि आप लोग मिलकर के इसको थोड़ा सा लोगों को और फीडबैक लीजिए। मैंने पीछे कहा था ऐसे तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे इसको जोड़ दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा ले सके। मैं बताता हूं ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। अभी आपको निरंजन जी ने कहा कि एक हाउसिंग रेवोल्यूशन, यस, हाउसिंग रेवोल्यूशन has many components and one of this component is क्योंकि बायर एंड सेलर को नजदीक लाना, बायर एंड सेलर के बीच में कॉन्फिडेंस लाना, बायर एंड सेलर के बीच में क्रेडिबिलिटी लाना, ये एक बहुत बड़ा रोल होगा आपके इस
जो सिस्टम का, क्योंकि जो एक क्रेडिबिलिटी तो रेरा के माध्यम से आई है, दूसरी क्रेडिबिलिटी आपके इस माध्यम से आएगी, और आप पूरे देश भर के तमाम सारे बिल्डर्स को जोड़ देंगे, इतना आसान काम कर देंगे कि लोग खरीदना चाहें तो कुछ अपने ये हमारे माउस है, माउस को घुमा करके देख लिया, हमने तय कर लिया, 2-3 जगह हमने अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया और एक दिन लखनऊ गए और एक दिन में अपने सेलेक्ट करके हम चले आए और आकर के इसका हम लोग फायदा पहुंचे। ये इतना बड़ा मीडिया है, इस मीडिया का आपको फायदा लेने की जरूरत है, ये आपको फायदा लेने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि इसको और आगे बढ़िए। मैंने बहुत दिनों से आपका देखा नहीं है, बहुत दिनों से रिव्यू नहीं किया। मैं भी एक बार मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, उसके बाद मैं दोबारा आपसे इसके ऊपर फीडबैक लूंगा कि आपका कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। एक दूसरी चीज जो आपने कही अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के बारे में, मैं लेट मी टेल यू, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव इसको हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऑलरेडी आपने अगर कोई लोग हमारे ट्वीट देखते होंगे, अभी हाल में मैंने बधाई दी, सूरत में कुछ करीब 350 मकान ऑलरेडी अलॉट कर दिए गए। सूरत में ऑलरेडी जो पहले बने हुए मकान थे जिसको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत किसी पार्टी को 25 साल के लिए दे दिए गए। ऑलरेडी राजकोट में कुछ इसका निकला हुआ है। अभी हाल में चंडीगढ़ में कुछ 450 मकान दे दिए गए। ऐसे तमाम सारे देश भर में इस तरह से काम चल रहे हैं। जो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला था उसमें बहुत सारे लोगों के तमाम सारी क्वेरीज आई। अभी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बता रहे थे, क्योंकि मैं तो पिछले करीब 15 दिनों से घर में हूं, लेकिन मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी बता रहे थे कि उन्होंने अभी इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस की, इतने सारे लोगों की क्वेरीज आई, इतने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करना, तब से हमारे पीएसयू भी हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, उसमें तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा पक्का आंसर है टू डी स्लम द कंट्री। हमारे यहाँ स्लम बनता क्यों है? और मैंने इस बात को बड़ी गहराई से देखा, सोचा, जब कोविड में लोगों को जाते देख रहे थे, मन में तकलीफ हो रही थी, जब मैंने सोचा तो कोविड लगा कि ये स्लम बनते क्यों है। केवल इसलिए बनते हैं कि लोग देहातों से आते हैं, शहर में आते हैं, उनके पास इतना वेर विदाल नहीं होता है कि कहाँ जाकर के रहेंगे, तो जहां भी उनको काम मिलता है उसी आसपास में कहीं स्लम बना लेते। अगर हम उनको रेंटल हाउसिंग वहीं पे उपलब्ध कराते, कोई स्लम में नहीं रहना चाहता। लेट मी टेल यू, चाहे वो कितना, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बढ़ा और वहां से मैं शहर में आया हूं, कोई भी नहीं चाहता कि छोटे ऐसी जगह पे रहे जहां पे उसको न तो शुद्ध हवा मिले, न शुद्ध पानी मिले, न शुद्ध खाना मिले। अगर उसको अफोर्डेबल रेट पे रेंटल हाउसिंग मिलती है वो वहीं रहना चाहेगा। और ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो कि देश की आजादी के 70 साल के बाद, 70-72 साल के बाद जो निकल करके आई है, जिस दिन ये कैच कर गई और कैच कर रही है, मुझे कैच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुझे प्रोग्रेस होते नजर आ रहे हैं। देश से डिस्लमिफिकेशन हो जाएगा, स्लम्स खत्म हो जाएंगे, स्लम्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लोगों को जब अच्छा रहना पड़ेगा। आपके बड़े बड़े, आप देखिए कि स्लम्स कहाँ बनते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स उसके बगल में बनते हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसके बगल में बनते हैं। अगर वहीं बगल में अगर आपको रेंटल हाउसिंग मिल जाए जो कि अफोर्डेबल रेट पे, कौन उसमें रहना चाहेगा, स्लम में रहना चाहेगा? हर कोई वहां रहना चाहेगा। इट हैज टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और मैं समझता हूँ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो एक उसका इकोसिस्टम बनाया गया, ये थिंग्स आर वर्किंग वेरी वेल। आपको एक और बात मुझे ख्याल है राजीव जी ने बात की, उसके बारे में, टेनेंसी लॉ के बारे में। मुझे ख्याल है, अभी ध्यान नहीं आ रहा कि राजीव जी ने बात की शायद टेनेंसी लॉ के बारे में। टेनेंसी लॉ के बारे में मैं बता दूं कि पूरा का पूरा हमारा लॉ तैयार है। लॉ तैयार होने के बाद एक निर्णय लिया गया, चूंकि इसके बहुत फार इम्प्लीकेशंस हैं, इसलिए सारी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करके लोगों का रिएक्शन ले लिया जाए। और लोगों के रिएक्शन के लिए आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, हर भाषा में उसका ट्रांसलेट किया गया, हर राज्यों के उनके वेबसाइट पे डाला गया, और उसका भी पीरियड अब खत्म हो चुका है। उनको सबको 31 अक्टूबर तक देना था अपने जो भी किसी की अगर कोई उसमें सुझाव देना था, वो सुझाव देना था, वो दे दिया होगा उन्होंने। हमने राज्यों से, अभी मैं बीच में रिव्यू नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी रिव्यू कर रहे हैं, सारे राज्यों से उनको जो भी फीडबैक आए हैं उसको वापस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके या हिंदी में ट्रांसलेट करके हमने मंगाया है। उस सबको देख करके मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसको भी हम लोग जो एक मॉडल टेनेंसी लॉ है, जिसको राज्यों को दे करके कहेंगे कि जिससे कि टेनेंसी एक बहुत बड़ा एक
सेक्टर है जिसको रियल एस्टेट को बहुत बड़ा बूस्ट देगा। काफी सारी चीजें इसमें नई नई संभावनाएं खोलेगा, चाहे वो एजेड पर्सन के लिए हो, वर्किंग पर्सन के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, तमाम सारे लोगों के लिए इतनी नई नई संभावनाएं खोलेगा। जो हमारे जो ट्रांसफरेबल लोग हैं उनके लिए है, एक नया चीज निकल करके आएगा जो कि बंधा पड़ा है बिकॉज ऑफ फॉर ओल्ड टेनेंसी लॉज विच आर एज ओल्ड। वो बाबा आदम के जमाने के 60s और 70s के लॉ हैं जो कि इतने सख्त हैं कि कोई आदमी आपका मकान हो तब भी रेंट पे नहीं देना चाहते। आपको यह जान को ही मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि हमारा 2011 के सेंसस में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली मिले थे। ये मकान इतने खाली इसलिए मिले कि लोगों को हिम्मत नहीं है कि इसको किराए पे दे देंगे, किराए पे दे देंगे तो शायद वो वापस ना आने पाए। तो ये हमारा लॉ एक ऐसा बैलेंस तैयार कर देगा जिसकी वजह से वो तमाम सारे मकान भी निकलेंगे, लोगों को तमाम सारी सुविधाएं मिलेगी, मार्केट में जो एनॉमली है, मार्केट में जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन भी दूर होगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, देयर मेनी स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और एक इसको जो आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए जो एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, चाहे वो हमारे मेट्रो का डेवलपमेंट हो। आप जानते हो मेट्रो में ऑलरेडी 700 किलोमीटर मेट्रो चल रही है हमारी। करीब कल मैं रिव्यू कर रहा था 1016 किलोमीटर मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है आज की डेट में, यानी 1700 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो हमारी चल जाएगी, अगले 5-1 सालों में चल जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी आपने देखा होगा मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू जो दो नए हमने स्पेसिफिकेशन लाए हैं, उससे भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे शहरों में भी हमारे मेट्रो न्यू का डेवलपमेंट होगा, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव साइन होगी। जो हमारे अमृत योजना है, जो हमारा जो स्मार्ट सिटी की योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये जो तमाम सारे हमारे मंत्रालय के जो कार्यक्रम है, वो तमाम सारे कार्यक्रम एक साथ अगर चीजों को जोड़ करके माहौल तैयार करते हैं जिससे शहर हमारे बेहतर रहने लायक बने। और जब शहर बेहतर रहने लायक बनेंगे तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट के काम बहुत तेजी से होंगे और वो स्लम की जगह रियल डेवलपमेंट होंगे। और मैं इस सब के मामले में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कोविड एक चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को पूरी हमें संजीदगी के साथ देश ने उसको स्वीकार किया, उसको उस चैलेंज को उसको ओवरकम किया। और अब उसके बाद हम लोग जो है उससे निकल करके, जो पहले सर्वाइवल मोड था उससे निकल करके रिवाइवल मोड में आ चुके हैं और अब हम इसको थ्राइव मोड में ले जाएंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी मैं आप सबको, मैं आज रियल एस्टेट पे जो आप जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये शुभकामनाएं दूंगा कि आप देश की अर्थव्यवस्था में देश को जो एक $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हम वापस सारे लोग तहे दिल से दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओ और जल्द से जल्द हम तो चाहते हैं कि हमें पता है कि हमने सारा बोझ आपके कंधों पर, आपके और मिनिस्टर सर के कंधों पर डाला हुआ है और मोदी जी भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें पूरी इंडस्ट्री आपके साथ है। सर हमारा नेक्स्ट पैनल के लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो मैं अनुराग सिंघवी सर को कहता हूं कि वो टेक ओवर कर ले। अनुराग सिंघवी, ओवर टू यू सर।